हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी पीसीएस के लिए 2023। ठीक है, 2023 में चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो। ठीक है, इसकी डेट आ गई है लगभग। यूपी पीसीएस की 14 मई डेट आई है एग्ज़ाम की। तो चाहे यूपी पीसीएस का हो, बिहार पीसीएस का हो, चाहे वो हरियाणा पीसीएस का हो या फिर हो एमपी पीसीएस का, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो इसमें हमने लगभग मॉडर्न हिस्ट्री अभी पेंडिंग है। मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 2800 क्वेश्चन मैंने तैयार करके रख रखे हैं, लेकिन मध्यकालीन भारत और ये एंसेंट हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। मध्यकालीन भारत का लगभग 8-9 घंटे की एक मास्टर वीडियो बना के डाल दी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्राचीन भारत का जो भी साहित्य कला संरक्षण वगैरह था, और इसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत के जो भी इतिहासकार थे और उन्होंने क्या कुछ पुस्तक लिखी है। तो चलिए, इससे पहले लगभग 23-24 पार्ट हो गए। अगर किसी ने वो ना देखे हों तो यूपी पीसीएस टैट सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो 5000 क्वेश्चन कराने के लिए कहा है। ज्योग्राफी के लगभग 2500 क्वेश्चन हो गए हैं, उसके 2500 बाकी हैं, तो उस पर अभी बैक काम चल रहा है बैक एंड में। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, और इसमें हम देखेंगे प्राचीन काल में जो भी लेखक वगैरह थे उन्होंने क्या पुस्तक वगैरह लिखी थी। तो देखिए क्या कहता है, बराबर की गुफा। ठीक है ना, बराबर की गुफाएं या फिर बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए बराबर की गुफा पर कुल 4 गुफाएं हैं, तो ये सही है। बराबर की गुफाओं में मतलब 4 गुफाएं बताई गई हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो ये सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, तो ये भी सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, तो ये गलत है। 6वीं शताब्दी का नहीं है। ठीक है, तो हमें बताना था गलत, तो ये ही गलत है। बराबर की गुफाएं याद रखना, ये 4 गुफाएं हैं और इनमें मतलब 3 गुफाओं में इन 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख वगैरह मिले हैं। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार ही करते हैं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली के प्रारंभिक चैत्यग्रह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए, तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए, तो ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन नितिन सिंघानिया की जो बुक है वहाँ से उठाए हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर से। आगे देखिए, निम्नलिखित देशों को बोधायन के अनुसार अपवित्र कहा गया है जहाँ तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बोधायन के अनुसार इन देशों को अपवित्र कहा गया है जहाँ तीर्थ यात्रा को छोड़कर यात्रा नहीं करनी चाहिए, मतलब तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मतलब अपवित्र किनको कहा है, तो ये कहा गया है बंग को, सौराष्ट्र को और मगध को, यानी कि बंग का मतलब बंगाल से है। ठीक है, तो ये जगह अपवित्र बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू द बोधायन। ठीक है, तो याद रखना, कई बार ये पूछ लेता है कि क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना बोधायन के अनुसार बंगाल को, सौराष्ट्र को और ये मगध को अपवित्र बताया गया, और ये इसका है डी लेवल का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य की निम्नलिखित में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है। तो प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में कौन वर्णित है। तो प्रजापति के रूप में वर्णित है, बताइए। तो ये हो जाएगा बराह और नरसिंह, यानी कि दूसरा और चौथा। तो प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है या फिर उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है बराह का और नरसिंह का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है दूसरा और चौथा। नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा लेखकों की तरफ चलते हैं। देखिए ठीक है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत मूल्यवान है, तो इनको सही क्रम में लगाना है। तो देखिए सही क्रम में लगा देते हैं। सबसे पहले आएंगे निर्कियास, यानी कि पहला, और उसके बाद आएंगे स्ट्रैबो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, यानी कि
चौथा, और फिर आएगा पिलिनी और फिर टोलमी, यानी कि 2 और 3, यानी कि 14, 23 ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है डिपेंड्स। इनको सही क्रम में लगाना था। सबसे पुराना है इसमें नियाकर्स, फिर स्ट्रैबो, फिर पिलिनी, फिर टोलमी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, इन कृतियों को सही क्रम में लगाना है कालानुक्रम के अनुसार। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इनको सही क्रम में लगाना है डिपेंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इनको सही क्रम में लगा देते हैं। तो देखिए, सबसे पुरानी है इसमें मेगास्थनीज की इंडिका। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुस्तक कई बार पूछा है कि इंडिका किसने लिखी, तो मेगास्थनीज ने। और कई बार डायरेक्ट ये पूछ लेता कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इंडिका, यानी कि सबसे पुरानी है इंडिका, यानी कि तीसरा। फिर लिखी थी टोलमी की जियोग्राफी, यानी कि दूसरा। फिर आएगा ये पेरिपल्स ऑफ द अर्थियन सी, यानी कि पहला। और लास्ट में आएगा कॉस्मोस, ठीक है ना, कॉस्मोस, यानी कि 32-14 कहीं पर है, ठीक है ना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए बता रहा है 32-14, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले रचे थे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से पहले कालिदास ने क्या क्या रच दिया था, तो ये रच दिया था माल विकास, अग्निमित्रम, और फिर विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, यानी कि विक्रमोर्वशीयम और माल विकास, अग्निमित्रम, यानी कि पहला और दूसरा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, पहला और दूसरा। कादम्बरी, ये बाणभट्ट की है, ठीक है, तो चौथा तो होगा नहीं, तो ये नहीं का होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी काट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। तो देखिए, मृच्छकटिकम, ये शूद्रक की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बुद्ध चरित्र, ये कई बार पूछी है, तो ये वसुदेव की नहीं है, ठीक है। बुद्ध चरित्र ये असफ घोष की है। मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की है। और हर्ष चरित्र ये बाणभट्ट की है। तो दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, ऑप्शन नंबर बी। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी की पुस्तक। और खासकर ये मृच्छकटिकम, तो ये शूद्रक की है। मुद्रा राक्षस हजारों बार पूछी है। हर्ष चरित्र, तो ये बाणभट्ट की है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है। तो बताइए, संस्कृत की कौन सी रचनाओं से महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया, तो बताइए, ये हो जाएगा, बताइए बताइए, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ये एकदम डीप लेवल का है। तो सी में क्या क्या है, तो ये है नौसदी चरित्र, और ये किराता जुमरियम, और ये शिशु पालवध। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ये चौथा नहीं लिया हुआ है। चौथे में है ये 10 कुमार चरित्र। तो इसका महाभारत के कथा सूत्र से कोई लेना देना नहीं है चौथे का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हजारों बार ये यूपी पीसीएस का पालतू क्वेश्चन है और ग्रुप सीडी का पालतू क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है। तो हर्ष की थी, तो ये हर्ष चरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने। तीसरा काट दो, तो तीसरा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और पहला नहीं होगा, यानी कि दूसरा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो हर्ष ने लिखी थी रसिक प्रिया, नागानंद और रत्नावली। और ये हर्ष चरित्र लिखी है बाणभट्ट ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर गलत बताना, तो गलत बताना है। तो ये देखिए, बुद्ध चरित्र ये असफ घोष ने लिखी है। बृहद संहिता, तो ये आर्यभट्ट की नहीं है। मृच्छकटिकम ये शूद्रक की है। और शिल्पाधिकारम ये इलांगो की है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी की सारी पुस्तक। तो गलत बताना था, तो गलत है बी, ठीक है ना, ये गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। स्क्रीन शॉट मार लो, कुछ भी कर लो, बस रट लो। यहाँ पर बताना कौन सा गलत है। तो देखिए, लाइफ ऑफ हेंसियांग, तो ये हुई ली ने लिखी है। द नेचुरल हिस्ट्री, तो यहाँ पर गलत बताना, तो नेचुरल हिस्ट्री टोलमी की नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे किसकी है, तो आगे देखिए, हिस्टोरियल फिलिपिकल, तो ये लिखी है पाइम्पास ट्रोगस ने। और द हिस्ट्री, तो ये हेरोडोटस की है। तो गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है यहाँ पर। बाकी सही है, एकदम डीप लेवल के हैं ये पालतू क्वेश्चन, पीसीएस लेवल के, एकदम सही। आगे चलिए, यहाँ पर बताना गलत। तो देखिए, रवि कीर्ति ने लिखा, रवि कीर्ति पुलकेशन द्वैत से बिलोंग करता है, ठीक है। भभूति, तो ये कन्नौज के यशो बर्मन के शासनकाल में होंगे। तो हरिसेन ये हर्ष के दरबार में था। लेकिन डंडी, तो ये नरसिंह बर्मन के काल में नहीं था, ठीक है, ये डंडी। तो गलत है ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सारे सही हैं, ऑलरेडी हम इनको पढ़ चुके हैं। कहाँ,
तो जब एंसेंट हिस्ट्री कराई थी रामशरण शर्मा की बुक से, पूरी किताब पढ़ा रखी है, थ्योरी भी और उनके ऑप्शन क्यूब भी पढ़ा रखे हैं। 16 पार्ट बने थे, 16 पार्ट को जोड़कर एक 11 घंटे की वीडियो मिल जाएगी। मैराथन नाम की प्लेलिस्ट बना दी है। यहाँ पर बताना कौन सा गलत है। तो देखिए कर्पूर मंजरी तो ये हर्षवर्धन की नहीं है, ठीक है ना। हर्षवर्धन के अभी ऊपर देख के आए तो माल विकास अग्निमित्रम तो ये कालिदास की, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, और ये सौरानंद तो ये सब घोष की। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो देखिए नागानंद ये हर्षवर्धन की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, मृच्छ कट्टिकम सुंदर की, ये रत्नावली भी है हर्ष किन्ना की, राजशेखर की। आगे देखिए यहाँ पर गलत बताना है। तो देखिए कालिदास ने लिखा है रघुवंशम, ये सही है। भास ने लिखा है सप्रभाष सब दत्तम, और ये सुबुंदु, ठीक है। तो ये कादम्बरी की नहीं है, कादम्बरी की है बाणभट्ट, ठीक है। आगे देखिए हर्ष की रत्नावली, ये सही है। आगे देखिए महाभारत के किस विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं की कृतियों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है। तो देखिए यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर डी। ये महाभारत की जो विषय वस्तु विभिन्न भाषाओं के कृतिकार यानी कि जो रचनाकार थे, महाभारत को विभिन्न डिफरेंट लैंग्वेजों में ट्रांसलेट कर रहे थे, तो कन्नड़ में ट्रांसलेट किया था ये पंपा ने, ठीक है। ये कन्नड़ का तेलुगु कभी माना जाता है। रंपा ये थे 3, रन्ना पोन्ना और पंपा, ठीक है। तो ये पंपा ने कन्नड़ भाषा में महाभारत को ट्रांसलेट करने में बहुत हेल्प की थी, ऐसे याद रख लो। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा युगम सही सुमेलित है। तो ये मिताक्षरा तो ये विज्ञानेश्वर की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए यहाँ पर एक बताना है एक सही सुमेलित नहीं है, तो गलत बताना है। तो ये अब्दुल रहमान की हमीर रासो नहीं है, ठीक है। बाकी चंद्र बरदाई की ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पृथ्वीराज रासो है। जागने की आलाखंड हजारों बार पूछिए, नरपति नला तो ये वीर 20 पिसलदेव रासो की है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। पृथ्वीराज रासो कई बार पूछिए, और जागने की आलाखंड इनको याद रखना। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। तो सही सुमेलित बताना है। तो देखिए महेंद्र वर्मन ने लिखी है मित विलास प्रवसन, ठीक है। तो याद रखना ये महेंद्र वर्मन ने लिखा है मित विलास प्रवसन, बस यहाँ पर एक ही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये देख लीजिए, IAS का पूछा हुआ है एकदम डीप लेवल में। आगे चलिए तो यहाँ पर बताना है सही उत्तर चुनना है। तो देखिए मिलान करना है इसको, तो मिलान कर देते हैं। स्टुअर्ट पिगोट ने क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है प्री हिस्टोरिका इंडिया यानी कि तीसरा। आगे देखिए सुब्बा राव ने क्या लिखा है, तो सुब्बा राव ने लिखा है पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया यानी कि पहला। नेक्स्ट देखिए बी और आर एल्चिन ने क्या लिखा है, बी और आर एल्चिन ने लिखा है द बर्थ ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन यानी कि दूसरा। आगे देखिए HD सांकलिया ने क्या लिखा है, HD सांकलिया ने लिखा है प्री हिस्ट्री ऑफ प्रोस्ट्रिका ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये चौथा। 31 24 ये ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है, ठीक है। ये डीप लेवल के हैं एकदम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है। तो पुंडरीक विट्ठल ने रागमाला लिखी है, ठीक है। याद रखना पुंडरीक विट्ठल का है ये रागमाला। आगे चलिए सही यहाँ पर सही सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, ये A1 क्वालिटी का एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन है। तो देखिए पाणिनि, तो पाणिनि ने लिखी अष्टाध्यायी, कई बार पूछी है, ठीक है। तीसरा वात्स्यायन ने क्या लिखा है, तो वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र यानी कि पहला, हजारों बार पूछा है। चाणक्य तो चाणक्य तो ये तो पालतू क्वेश्चन है ग्रुप 3D का आज भी। तो चाणक्य ने लिखी अर्थशास्त्र यानी कि चौथा। और कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कश्मीर का इतिहास जानना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, कई बार ये पूछा है कि कश्मीर का इतिहास किस में लिखा है, तो ये राजतरंगिणी में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये मेगास्थनीज की इंडिका है, असफ घोष बुद्ध चरित्र, पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी ना कि महाभाष्य, तो ये गलत है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। तो विशाख दत्त, ठीक है। तो ये एक नाटककार थे,
ब्राह्मण कौन थे? तो ये थे खगोल विज्ञान यानी कि वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिक। और चरक तो ये चिकित्सा से बिलोंग करते थे। और ब्रह्मगुप्त तो ब्रह्मगुप्त थे ये गणितज्ञ। यानी कि 2 3 1 4 कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है 2 3 1 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए। तो ब्राह्मण कौन थे? तो ब्राह्मण थे, एक सेकंड, यहाँ पर है मूल ग्रंथकार और ये मूल ग्रंथ। तो देखिए मिलान करना है यहाँ पर। तो ब्राह्मण ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखी है बृहद संहिता यानी कि तीसरा। विशाख दत्त ने क्या लिखी है? तो विशाख दत्त ने लिखी है देवी चंद्रम गुप्तम यानी कि 4। शूद्रक तो शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम, हजारों बार पूछा है, यानी कि दूसरा। और बिल्हण तो बिल्हण ने लिखी है विक्रमादेव चरित्र यानी कि 5वां, ऑप्शन नंबर 5वां। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34 25। ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है 34 25। लेकिन कई बार यहाँ से डीप में क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये जो मृच्छकटिकम है तो इसका मतलब बता दो क्या है। तो मृच्छकटिकम लिखी है शूद्रक ने, लेकिन मृच्छकटिकम का मतलब कई बार पूछा पीसीएस में। तो इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। मिट्टी की गाड़ी याद रखना। ठीक है, यहाँ पर मिलान करना है। तो विशाख दत्त ने लिखी है, तो चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो ये विशाख दत्त कौन थे? तो ये नाटककार थे यानी कि दूसरा। ब्राह्मण कौन थे? तो ये ज्योतिषी थे यानी कि तीसरा। और ये चरक कौन थे? तो ये चरक थे चिकित्सा से बिलोंग करते थे यानी कि पहला। और भास्कराचार्य तो इनका सब्जेक्ट था गणित यानी कि चौथा। 23 14 कहीं पर है, 23 14, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है 23 14। नेक्स्ट देखिए, आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये इधर कीर्ति लिखी हुई है, इधर रचयिता। तो चलिए मृच्छकटिकम कई बार बता दिया, शूद्रक की है, याद रख लेना। ठीक है, आगे देखिए ऋतु संहार। ठीक है, तो ये ऋतु संहार किसकी है? तो ये कालिदास की है यानी कि 2 फिर 1। और ये तीसरा देखिए किराता जुर्मियम। किराता जुर्मियम किसकी है? तो ये है भारवी की, ये हो जाएगा चौथा। और शिशुपाल वध तो ये शिशुपाल वध किसकी है? तो ये है माघ की यानी कि तीसरा। 21 43 ये ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है ना, ये डीप लेवल के हैं। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया। तो देखिए एक तरफ रचनाएं और दूसरा तरफ वो किस विषय से बिलोंग करती थी। तो देखिए अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग संग्रह में क्या मिलता है? तो अष्टांग संग्रह है आयुर्विज्ञान की किताब यानी कि 4। 10 रूपक तो 10 रूपक बिलोंग करता था एक नाटक कला से यानी कि पहला। और लीलावती तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे। तो लीलावती का संबंध है गणित से यानी कि मैथ। और महाभाष्य का संबंध है व्याकरण से, ये कई बार पूछा है, याद रखना। महाभाष्य का संबंध है व्याकरण। तो ये 41 32 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है। ठीक है, ये है लॉलीपॉप क्वेश्चन और देखते ही उड़ा दो इसे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए नागानंद तो ये हर्षवर्धन की है यानी कि 2। हर्षचरित्र तो ये बाणभट्ट की है यानी कि पहला। और ये तुलकनामा तो बताइए तुलकनामा किसने लिखी? तो ये अमीर खुसरो की है यानी कि तीसरा। ताउलमो किसकी है? तो ताउलमो है राजा राम मोहन राय की यानी कि 4। और नील दर्पण तो सबको पता होगी। तो नील दर्पण है दीनबंधु की, कई बार पूछा है यानी कि 6 यानी कि 21 346 देख लिया होगा। डिपेंड्स ये मिला दिया मैंने। ये नागानंद हर्षवर्धन की हर्षचरित्र बाणभट्ट की है। तुलकनामा ये अमीर खुसरो की। ताउलमो तो ये राजा राम मोहन राय की। नील दर्पण कई बार ग्रुप सी डी एग्जाम में भी पूछ लेता है, वनडे एग्जाम में। तो ये है दीनबंधु होगी यानी कि 21 346। ये 5 ऑप्शन 6 ऑप्शन बिहार में दिए जाते हैं। ये देखिए बिहार पीसीएस का ही पूछा हुआ है। 21 346 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। तो एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनकी रचना वगैरह है। तो देखिए सोमदेव ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है कथा सरित सागर। ठीक है, यानी कि दूसरा। कालिदास का है माल विकास अग्निमित्रम यानी कि पहला। और भास ने लिखा है, तो भास ने लिखा है सप्रभास दत्ता यानी कि 4। और बिल्हण ने क्या लिखा है? तो बिल्हण ने लिखा है चोर पंचसिख यानी कि तीसरा। तो ये 21 43 ऑप्शन नंबर ए। ये यूपीएससी में पूछा है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। तो यहाँ पर एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ उनके ग्रंथ हैं। तो देखिए क्या कहता है। सर वर्मा ने क्या लिखा है? तो उन्होंने लिखा है
काकतंत्र यानी कि 4, शूद्रक तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम, याद हो गया होगा। विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा यानी कि पहला, और कल्हण की है राजतरंगिणी यानी कि दूसरा। 43/12 ऑप्शन नंबर बी में दिखा रहा है डिपेंड्स, और ये यूपी पीसीएस यूपी लोअर में पूछा है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज रासो रट गया होगा, चंद्रबरदाई ने लिखी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, तो देखिए यहाँ पर मिलान करना है डिपेंड्स। तो चलिए 34 नंबर देखिए, एकदम डीप लेवल का है। तो हरमन कुलके ने क्या लिखा है, तो हरमन कुलके ने लिखा है द स्टेट इन इंडिया यानी कि तीसरा। बी नंबर पे देखिए, तो ब्रजदुल्ला ने क्या लिखा है, तो ब्रजदुल्ला ने लिखा है द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया डिपेंड्स यानी कि 3, फिर 4। और पीटर जैक्सन ने लिखा है दिल्ली सल्तनत यानी कि 3, 4, 1। फिर लास्ट में क्या है डिपेंड, पीटर जैक्सन ने दिल्ली सल्तनत लिखा है, ऐसे याद रख सकते हैं डिपेंड्स। दिल्ली सल्तनत, द पोर्टिकल एंड। चौथा देखिए क्या कहता है, सुनील कुमार। तो सुनील कुमार ने लिखा है द एमरजेंस ऑफ चट्टोपाध्याय दिल्ली सल्तनत। तो ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 है कहीं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है 3, 4, 1, 2। और ये यूपीएससी का पूछा हुआ है एकदम डीप लेवल का, चाहे दोबारा देख लीजिए फ्रेंड्स। तो आई होप देख लिया होगा। आगे चलिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके लेखक हैं जनायक। आगे चलिए, चंद्रबरदाई तो कई बार बता दिया है, तो पृथ्वीराज चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को सर्वप्रथम खोजा तथा उनका अध्ययन किया था, तो ऐसा करने वाले थे आर समाशास्त्री। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, तो ये है मालविका अग्निमित्रम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये सारे आईएएस के चल रहे हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि निम्नलिखित में से किसके समकालीन था, पतंजलि किसके दरबार में थे, तो ये थे पीयूष मित्र शुंग। आगे चलिए, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड की व्यवस्था की थी, तो ये की थी कौटिल्य ने। एकदम डीप लेवल का है ये। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चे के लिए समुचित व्यवस्था किए बना, मतलब आप साधु महात्मा बन रहे हो या फिर भिक्षु बन रहे हो, बौद्ध भिक्षु बन रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे, पहले उनके लिए व्यवस्था करो, उसके बाद चाहे तुम साधु बनो चाहे कुछ बनो। तो ऐसा अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ देना एकदम और भिक्षु बन जाना या फिर साधु बन जाना, तो इसको जुर्म माना है, दंड का अपराध मानते हैं कौन, कौटिल्य। आई होप समझ गए होंगे। और कई बार पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या फिर बोल दो इसको कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये 3 नाम एक ही बंदे के हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक है, तो ये है कंबन। ये कंबम, कोट्टन, नैनन, ये सब एक ही साथ थे और ये सब कुछ पढ़ा रखा है एकदम। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुका नाम से द पेरिपल्स ऑफ द एर्थियन सी के लेखक को ज्ञात था, तो ये थे अर्कामेडू। आगे चलिए, मणिमैकिल्य के लेखक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका लेखक है सतनार। नेक्स्ट देखिए, तोल्कापियम कैसा ग्रंथ है, तो ये है व्याकरण ग्रंथ। आगे चलिए, तिरुवचकम, ठीक है, तिरुवाचकम जिसका तमिल धार्मिक साहित्य में उपनिषद जैसा स्थान है, में किसकी रचनाएं हैं, तो तिरुवाचकम को तमिल साहित्य उपनिषद जैसा समझा जाता है, तो इसमें किसकी रचनाएं हैं, तो ये इसमें रचनाएं हैं मणि कवाक चाकर की। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, शिल्पाधिकारम की नायिका कौन थी, तो ये नायिका थी बणिक पुत्री।
नेक्स्ट देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक, ये तो लॉलीपॉप है और पाणिनि के लेखक हैं, हजारों बार पूछिए। आगे चलिए, संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्राय किस वर्ण का होता था? तो विदूषक होता था ब्राह्मण। नेक्स्ट देखिए, शूद्रक द्वारा लिखी प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रख लेना, ये शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम। तो इसमें क्या लिखा है इस पुस्तक में? तो इसमें मतलब एक बिजनेसमैन होता है, एक व्यापारी होता है, और एक जो वेश्या होती है, तो ये वेश्या की पुत्री के साथ इसकी लव स्टोरी बताई गई है। ठीक फ्रेंड्स, तो मृच्छकटिकम इसका मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। और ये जो पुस्तक है ये लिखी है शूद्रक ने, और इस पुस्तक में लिखा है क्या? एक लव स्टोरी लिखी है। मतलब एक बिजनेसमैन, एक धनी व्यापारी और एक गणिका माने होता है, एक वेश्या। तो वेश्या की एक पुत्री थी जिसके पे ये लट्टू हो गया था बिजनेसमैन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, अष्टाध्यायी तो ये पाणिनि ने लिखी है, लॉलीपॉप है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शाश्वत से संबंध नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी, भास्कराचार्य मैथ से बिलोंग करते थे। धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत तो ये मेडिकल लाइन में थे, यानी कि ये आयुर्विज्ञान के साथ बिलोंग करते थे। आगे चलिए, शूद्रक तो ये तो लॉलीपॉप हो गया। ठीक है, तो शूद्रक ने क्या लिखा है? तो ये मृच्छकटिकम। नागानंद और ये रत्नावली तो ये हर्ष से बिलोंग करती हैं। आगे चलिए, आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी तो किसने की थी? तो ये सुश्रुत ने की थी, कई बार बता दिया। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए जाना जाता है? तो ये सुश्रुत। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो ये लॉलीपॉप है, और ये प्राकृतिक भाषा बोलते थे। और क्यों बोलते थे? क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को समझ आती थी प्राकृतिक भाषा, इसलिए ये प्राकृतिक बोलते थे। नेक्स्ट देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक के विषय पर आधारित है, तो ये चरक संहिता तो ये मेडिकल लाइन से यानी कि चिकित्सा विज्ञान से। आगे चलिए, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो विश्वकोशीय है बृहत संहिता। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो बताइए। तो ऐसा बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, मैं थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम प्राचीन भारत पूरा पढ़ चुके हैं, अब इनके लेखक ही देख रहे हैं। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? तो ये थी राजनीतिक नाटक। आगे चलिए, 10 कुमार चरित्रम तो ये लिखा है डंडिन ने। ठीक है, मुद्रा राक्षस तो ये लिखा है विशाखदत्त ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने नर्मदा को अपर्याप्त और दक्षिणापद को विभाजित करने वाली रेखा माना है? तो ये माना है राजशेखर ने। 10 कुमार चरित्रम तो ये डंडिन का है। ठीक है ना, आगे चलिए, ये डंडिन भी लिखा मिलेगा, कोई जगह ये डांडी भी लिखा मिलेगा। ठीक है ना, तो समझ लेना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से विद्या के किस क्षेत्र क्या बोल दिया मैंने? निम्नलिखित में से विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि थी? तो ब्रह्मगुप्त गणित में 1 नंबर के थे। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। मेधातिथि ने टीका लिखी थी, तो ये लिखी थी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर? तो किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी? तो ये मनुस्मृति पर लिखी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, भास्कर एक महान खगोल वैज्ञानिक थे, या फिर आप बोलो ज्योतिषी। आगे चलिए, लीलावती तो लीलावती के लेखक कौन है? तो ये है भास्कराचार्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं था? तो ये जानकी हरण। ठीक है, जानकी हरण कालिदास ने नहीं लिखा है, बाकी आप इनको पढ़ लो, ये कई बार बता दिया। माल विकास अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और ये कुमार संभवतम, ये सब कालिदास के हैं, जो कि कई बार पूछे हैं एग्जामिनर के, पालतू हैं ये। आर्यभट्ट की रचना थी, तो आर्यभट्ट ने लिखा था 10 गीतिका। आगे चलिए, कालिदास किसके समकालीन थे या फिर किसके शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम तो ये कई बार बता दिया कालिदास का है। कुमार संभवतम तो ये भी कालिदास का है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये 10 कुमार चरित्रम। आगे देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी कालिदास के नाम का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ऐहोल का कीर्ति अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। आगे चलिए, निम्नलिखित कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृच्छकटिकम। ठीक है ना, ये कई बार बता दिए, शूद्रक की है। आगे चलिए,
भारत में आने वाले जो विदेशी यात्री आए थे या फिर विदेशी विद्वान आए थे तो उनको सही क्रम में लगाना है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आया था टीरियस, फिर मेगास्थनीज, फिर पेलिनी, फिर कॉस्मोस, और फिर ये आया था इंडिको पहली सतीश, ठीक है ना। इंडिको पहली सतीश, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन है, तो द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, W.A. फेयर सर्विस, ठीक है ना। अजीब ही नाम है बट जो भी है अच्छा। आगे चलिए, किस विदेशी विद्वान द्वारा दुल्वा तथा तंगयूर की रचना की गई थी, तो बताइए किसने की थी, तो ये की थी तारानाथ ने। आगे चलिए, हिस्टोरिका के लेखक तो ये है हेरोडोटस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज आगे चलिए, आज भी भारत में हेनसांग को याद किया जाता है, तो उसकी जो किताब है उसका किताब का नाम है सी यू की, ठीक है ना, सी यू की। और ये हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, ठीक है ना, तो याद रखना। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा। आगे चलिए, कल्हण द्वारा राजद रंगणी, तो राजद रंगणी में कश्मीर का इतिहास है, कई बार बता दिया। आगे चलिए, ठीक है, इंडियन एपिग्राफी का लेखक कौन है, तो ये है F पोजिटर, ठीक है ना, F पोजिटर। आगे चलिए, कल्हण, ठीक है ना, तो ये कल्हण की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था, तो ये बढ़ाया था जॉनराज एवं श्रीवर ने। आगे चलिए, कल्हण की पुस्तक का नाम है, तो ये राज तरंगिणी है। कल्हण की राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है, कई बार बता दिया, और ये एग्जामिनर का पालतू है क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चलिए, कल्हण की कृति या फिर कल्हण की पुस्तक राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो ये हैं 8। आगे चलिए, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों में निबंधों अथवा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं शताब्दी में संस्कृत का कौन सा विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार था, तो 12वीं शताब्दी में सर्वप्रथम एवन क्वालिटी का विद्वान कौन था, तो ये था हर्ष। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, बाण, ठीक है, तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। बाण, कभी बाण निवासी था, तो ये कभी बाण निवासी था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं ये कहाँ का रहने वाला था, ठीक है, बताइए। डिपेंड्स, आई थिंक ये कभी जो बाण भट्ट है तो आई थिंक ये MP से बिलोंग करता था, डिपेंड्स। बाकी आप देख लेना, नहीं है अदरवाइज़ नेक्स्ट पार्ट में मैं बता दूंगा। मेरे हिसाब से ये MP का था, डिपेंड्स, MP। और अदरवाइज़ अगर ये पूछ ले किसके दरबार में था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में था, और हर्षवर्धन की राजधानी थी हरियाणा का थानेश्वर, और हरियाणा के थानेश्वर से इसने राजधानी को ट्रांसफ़र किया था कन्नौज जिला में। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हर्षचरित्र तो ये बाण भट्ट की है। आगे चलिए, प्राचीन, ठीक है ना, बता दिया ना ये। बाकी इनको तो आप हरचरित्र ये बाण भट्ट की थी, ठीक है ना, और ये कालिदास की तो ऊपर देख के आए हैं। और विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त या फिर कह लो कौटिल्य या फिर कह लो चाणक्य, तो ये इसने लिखी थी अर्थशास्त्र। ये सब हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन यवन प्रिय शब्द, तो ये काली मिर्च के लिए यूज होता था, ऑप्शन नंबर डी। जिसको लेने आए थे झंडूगाम पुर्तगाली, ठीक है। देख लो, यूरोप वगैरह में मसाले की भी मार काट होती थी मसालों के लिए, और मसालों की खोज वगैरह व्यापार करने के लिए काली मिर्च वगैरह तो यूरोप में काला सोना कहा जाता था। इसी वजह से ये झंडू बाम सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आया था झंडू बाम। और उसके पीछे पीछे फिर तो लाइन लग गई, फिर अंग्रेज आ गए, फिर डच वगैरह आ गए, फ्रांसीसी भी आ गए। तो देख लो, फॉरेन कंट्री में मसालों की भी नॉलेज नहीं थी उनको, और आज भी वहाँ पर ज़्यादा तला वगैरह नहीं खाते मसाले वगैरह। लेकिन अपने यहाँ जब तक मसाला ना पड़े तब तक मज़ा ही नहीं आया, ठीक है। तो यवन प्रिय शब्द काली मिर्च के लिए यूज होता था। आगे चलिए, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी संस्कृत। इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रामकथा और जैन रूपांतर पौमचरियम के लेखक हैं, तो ये लेखक हैं बिमल सूरी, ठीक है ना, बिमल सूरी इनका नाम है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है, तो वास्तुशास्त्र का ग्रंथ बताइए कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावस्तु। आगे चलिए, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता, तो ये लॉलीपॉप है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये है मनुस्मृति, ठीक है ना। महान विधि निर्माता कौन थे, तो ये थे मनु। और ये पूछ ले दुनिया की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो ये मनुस्मृति, ठीक है, मनु विधि या फिर मनुस्मृति। आगे देखिए, सौरा सौरानंद
किसकी रचना है, तो ये है असफ घोष की। आगे चलिए, भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो ये न्याय सूत्र। नेक्स्ट देखिए, तो ये सब प्रभास दत्ता के लेखक कौन है, तो कई बार बता दिया, ये तो हैं भाष ब्रत कथा के लेखक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये है गुणाढ्य। आगे चलिए, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखी गई बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी, तो कुषाण काल में संस्कृत में लिखी गई थी ये बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट देखिए, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन कौन कौन है, तो यह है मिलिंद पन्नु। महाभारत, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं जय संहिता, कई बार पूछिए। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजेश्वर के द्वारा रची मानी जाती है, तो ये हो जाएगा कर्पूर मंजरी। आगे देखिए, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में उल्लेख हुआ है, तो ये है पंचतंत्र, जो कि लिखी है विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो ये है ललित विस्तार। आगे चलिए, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो कौन है ये, तो ये हैं भगवती सरस्वती। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, भगवान क्या बोल दिया भगवान, तो चलिए, भगवान जैन विद्वान हेमचंद्र, क्या बोल रहा हूँ मैं, रुको थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। फ्रेंड्स, कहाँ थे, यहाँ थे ना। देखिए, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, तो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद्र सूरी, और ये हेमचंद्र सूरी कुमारपाल के दरबार में थे। फ्रेंड्स, याद रखना, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये थे हेमचंद्र प्रभासूरी। और हेमचंद्र प्रभासूरी किसके दरबार में थे या फिर किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो ये कुमारपाल के दरबार वगैरह में थे। फ्रेंड्स, याद रख लेना, आई थिंक हम यहाँ थे। फ्रेंड्स, तो 110 और 111 समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 112 पर। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधि वेता कौन थे, तो ये थे विज्ञानेश्वर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी है भोज ने। आगे चलिए, गीत गोविंद के रचयिता, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये जयदेव हैं। मालती माधव के लेखक कौन है, तो ये हैं भभूति। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में थे, तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षचरित्र की नहीं है, तो हर्ष की रचना नहीं है, क्योंकि हर्षचरित्र लिखी है बाण भट्ट ने, कई बार बता दिया। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था, तो ये था प्रियदर्शिका। आगे चलिए, राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन मंत्री एक वृद्धकार और धर्मशास्त्र ग्रंथ के लेखक के रूप में विख्यात था, तो ये था लक्ष्मीधर। आगे चलिए, नागानंद, तो ये तो हर्षवर्धन की है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्महर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, तो ये यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। आगे चलिए, चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो ये है मेरुतुंग। आगे चलिए, गोंड बाहु के रचनाकार कौन है, तो ये है वाग्भटी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव यानी कि जीरो की खोज की थी, तो ये आर्यभट्ट ने की थी। आगे चलिए, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने विधि व्यवस्था की सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में व्याख्या की थी, तो ये की थी मनु ने, तो ये कई बार बता दिया। फ्रेंड्स, विधि व्यवस्था के रचनाकार हैं मनु। आगे देखिए, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था, तो ये था वार्ष क्षत्रियों का। नेक्स्ट देखिए, उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है, तो ये है मौलिक कवि। नेक्स्ट देखिए, रत्नाकर का लेखक कौन है, तो ये लिखी है विद्यापति ने। नेक्स्ट देखिए, बिल्हण द्वारा किस राजा का यशोगान किया गया है, तो बिल्हण द्वारा विक्रमादित्य पश्चिम का योगदान यशोगान किया गया। ठीक है, यानी कि बिल्हण द्वारा जो ये राजा थे यशोगान किया गया है, तो ये इनके यशोगान में विक्रमादित्य
पष्टम यानी कि 5वें नंबर का जो राजा था उसका गुणगान या फिर यशोगान किया है। आगे चलिए। मानसोलास अथवा अभी, ये क्या लिखा है, इसको तो पढ़ने के लिए जीभ टेढ़ी हो जाएगी। तो ये लिखा है अभी अभिलाषिता अभिलाषितार्थ चिंतामणि नामक संग्रह, जिसमें संगीत और नृत्य पर एक मूल्यवान अनुच्छेद है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये लिखा था सोमेश्वर ने, यानी कि मनोल्लास और अभिलाषा चिंतामणि लिखा था सोमेश्वर ने, ऐसे याद कर लो। तो चिंतामणि तो ये बता दिया है। प्रबंधन चिंतामणि का रचयिता कौन है? तो ये है मेरुतुंग बिल्हण द्वारा। किसका यशोगान किया गया? तो ये अभी बताया। तो ये भी किया गया विक्रमादित्य पष्टम का, यानी कि 5वें नंबर का जो राजा वगैरह होगा। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र गैडवाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था? तो ये थे लक्ष्मीधर। आगे चलिए। सम्रांगण सूत्रधार किसकी कृति है? तो ये है भोज की, राजा भोज। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस राजा ने मनोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी सोमेश्वर थर्ड ने। नेक्स्ट देखिए, ये एकदम डीप लेवल के हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए। बल्लाल सेन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो बल्लाल सेन ने दान सागर की रचना की थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। तो हेमचंद्र ने क्या लिखा था? हेमचंद्र ने लिखा था दयाश्रभ काव्य। जनायक, तो ये सबको पता होगा। तो ये पृथ्वी राज विजय के लेखक हैं जनायक पद्मागुप्त। ठीक है, तो पद्मागुप्त ने लिखा है नव साहसिक चरित्र। और ये संध्याकर नंदी ने क्या लिखा? तो संध्याकर नंदी ने लिखा है रामचरित्र, यानी कि 1 3 2 4 कहीं पर है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है। आगे चलिए। परमारों से जुड़े वैदिक साहित्य का प्रसिद्ध टीकाकार कौन था? तो ये थे उबट। फ्रेंड्स याद रखेंगे। तो यहाँ पर मतलब लेखक वगैरह ख़त्म होते हैं। अब चलते हैं आगे। अभी जाना कहीं नहीं है, इसी में लगभग अभी 99 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि हम इसी में देखेंगे, यानी कि पूर्व मध्यकाल को देखेंगे 800 से 1200 ईस्वी तक। आगे चलिए। मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो ये हैं विज्ञानेश्वर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गीत गोविंद की रचना जयदेव का संरक्षण। तो जयदेव किसके दरबार में थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। आगे चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए बिल्हण। तो देखिए बिल्हण ने विक्रमांत देव चरित्र लिखा था। तो ये सही है। बिल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। तो बिल्हण का चंद्रगुप्त द्वितीय से कोई लेना देना नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ था? तो मध्ययुगीन समय में भारत से मतलब बौद्ध धर्म पतन होने लग गया था। तो इसका क्या कारण था? आगे देखिए। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। इसी वजह से इनका पतन होना शुरू हो गया था। मतलब उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे थे। जो वहाँ के लोग वगैरह थे, तो वो कह रहे थे कि ये बुद्ध हैं, तो ये विष्णु भगवान का रूप है, ये है वो है। और मेन कारण ये था कि जो भगवान बुद्ध थे, तो इन्होंने मतलब जो इसके वो क्या कहते थे, बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी एंट्री वगैरह करवा दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी हानि हुई थी। मतलब स्त्री जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे, तो वो स्त्रियों के साथ मतलब गलत काम करने लगे थे। मतलब उनको क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, मतलब फ्रेंडशिप वगैरह करने लगे थे। फ्रेंड्स काम वासना करने वगैरह लगे थे, जिससे नाराज़ होकर भगवान बुद्ध ने अपना जो इनका शिष्य था, तो उससे कहा था कि अगर मैं बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश ना कराता तो ये धर्म हज़ारों साल टिकता, लेकिन अब ये धर्म 500 साल भी नहीं टिकेगा। ठीक है, क्योंकि जो बौद्ध भिक्षु थे, तो वो स्त्रियाँ जो बौद्ध संघ में प्रवेश करती थी, तो उनके साथ गलत काम करने लगे थे, मतलब और क्या कहते हैं, और भी कुछ करने लगे थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से काफ़ी हानि हो गई थी। तो ये पहला ही सही है। ठीक है, आगे चलिए।
बाकी ये सब डिटेल में पढ़ा रखा है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और ये आयुष का पूछा हुआ है और इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। जब पढ़ने बैठे हैं तो यहाँ भी देखिए, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपना लिया और बौद्धों को सताया। तो ये भी सही है, ठीक फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। बाकी ये जो गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपना लिया था और बौद्धों को सताया था, तो इन जनजातियों ने बौद्धों को नहीं सताया था, तो ठीक फ्रेंड्स ये गलत है। बाकी आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाल काल में कांस्य मूर्तियों को डालने का प्रमुख केंद्र था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाल काल में कौन कौन से केंद्र थे जहाँ पर कांस्य की मूर्तियों बनाई जाती थी या फिर ढाली जाती थी? तो बताइए। तो ये था कुर्किहार, नालंदा, सारनाथ और विक्रमशिला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये चारों जगह थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? ये क्वेश्चन 2-3 दिन पहले भी कराया था। तो सूर्य मंदिर है मंदसौर में, मूल स्थान पर कोणार्क में, और मोटेरा गुजरात में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी। और ये आईएएस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। तो कौन सा सही कथन है? तो देखिए, प्रतिहार पूर्वज नागभट्ट प्रथम ने अरबों के एक आक्रमण को विफल किया था, ये सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है, महमूद गजनवी द्वारा सिंध में अरबों को विस्थापित कर दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आगे चलिए, हिंदू हिंदू सुमरों ने सिंध पर 200 से अधिक वर्ष तक शासन किया था, तो ये भी गलत है। 200 साल तो सिर्फ अंग्रेज टिक पाए थे। आगे चलिए, राष्ट्रकूटों और अरबों से मित्रता थी, तो राष्ट्रकूटों की फ्रेंडशिप थी अरबों के साथ, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पहला और चौथा सही है। आगे चलिए, चारण संहिता में निम्नलिखित राजवंशों में से किसकी उत्पत्ति माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से बतलाई जाती है? ये एकदम डीप लेवल का है, तो बताइए किन की उत्पत्ति बताई जाती है? तो ये चहमान, जिनको कई जगह आप चौहान भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये चौहान, चालुक्य, परमार को आज के टाइम पे बोलते हैं पवार, ठीक है। ये पवार बोलते हैं, और प्रतिहार, ठीक है। तो याद रख लेना, ये चौहान लिखा हुआ है, तो इन चौहानों को आज के टाइम कहते हैं चौहान। चालुक्यों को कहते हैं सोलंकी, परमार थे तो इनको कहते हैं आज के टाइम पवार, ठीक है, पवार। और ये प्रतिहार, ठीक है। तो इन चारों की उत्पत्ति बताई जाती है कहाँ पर? माउंट आबू के विशिष्ट यज्ञ कुंड से बतलाई जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। आगे चलिए, प्राचीन, ठीक है, यहाँ पर कथन कारण वाला है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अबुद्ध सैनिक अभियानों के रूप में देखा जाता था, तो ये सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, तो ये सही है। लेकिन ए आर दोनों सही है, बट यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। ये देखिए, एकदम डीप लेवल के चल रहे हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य या फिर कन्नौज पर शासन करना स्थापित करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे रहते थे, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब कन्नौज के ऊपर अपना राज्य जमाने के लिए कौन कौन से 3 गुट थे जो आपस में भिड़े रहते थे, तो वो गुटों का नाम था, तो ये पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट वगैरह, ये आपस में ही लड़ते रहते थे कन्नौज पर, मतलब शासन जमाने के लिए। तो ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा कहीं पर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण कराया और पाल सम्राट देवपाल ने उसके रखरखाव के लिए 5 गांव दान देने का निवेदन किया था? तो ये थे, बताइए कौन थे? तो ये थे बालपुत्र देव। आगे चलिए, कथन कारण वाला है, तो देखते हैं कथन कारण वाला क्या कहता है। तो देखिए क्या कहता है, फ्रेंड्स, पूर्व मध्यकालीन दक्कन और दक्षिण भारत में ग्रामीण प्रतिरोध के उदाहरण हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ब्राह्मणों और मंदिरों को दिए क्रमशः अग्रहार दान और देवदान, ठीक है। अग्रहार दान और देवदान में ग्रामवासियों के
अधिकारों को हानि होती थी, तो ये सही है। ए आर दोनों सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये बात बताई जा रही है, जो मैंने लास्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें बताया था ना, ब्राह्मणों को मतलब ब्राह्मणों को और मंदिर मंदिर वो या फिर मंदिर के पुजारियों को मतलब भूमि दे दी जाती थी या फिर गांव के गांव दान में दे दिए जाते थे और इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से गांव वालों को हानि हो जाती थी, ठीक है। गांव वालों के अधिकारों को हानि होती थी, तो ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो इसकी स्थापना की थी धर्मपाल ने। आगे चलिए, प्रारंभिक भारत मध्यकालीन भारत में घट्टिका क्या थे, तो घट्टिका थे दक्षिण भारत में ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय और केंद्र, यानी कि जो साउथ साइड थे, तो साउथ साइड में जो ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करने वाले जो विद्यालय थे तो उनको कहते थे घट्टिका। ऐसे याद रखो। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार कहाँ पर बनवाया था, तो ये बनवाया था सारनाथ में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। प्राचीन भारत में प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई थी, तो महाविहार किसने बनवाया था, ये धर्मपाल ने बनवाया था, कई बार बता दिया है। चैमानों ने दिल्ली किससे छीनी थी, तो ये छीनी थी तोमरों से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं। तो देखिए, एक तरफ है राजवंश, दूसरी तरफ है राजधानी, तो चलिए प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी, तो ये थी कन्नौज, यानी कि डी, ठीक है ना, यानी कि द। चोलों की राजधानी तंजावुर में थी, यानी कि ए। परमार की राजधानी कौन सी थी, तो बताइए परमार की राजधानी कहाँ पर थी, तो ये थी दरा में, यानी कि स। और सोलंकियों की राजधानी थी अहिलवाड़, यानी कि बै। द ए स बै, द ए स बै, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में द ए स बै, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म को मानने वाले और जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ़ व्यापारियों के लिए विख्यात था, तो ऐसे थे ये चालुक्य। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का या फिर दिल्ली या फिर दिल्ली, ठीक है, या फिर दिल्ली बोल लो। तो देखिए, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी, तो दिल्ली को बसाया था तोमर वंश ने, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है, तो शंकराचार्य के बारे में गलत बताना है। उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज का नाम दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं था, डिफेंस। शंकराचार्य ने 4 धाम स्थापित किए, ये सही है। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों का विस्तार पर रोक लगाई, ये सही है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बलात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं और हिंदू धर्म से पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसा है देवल स्मृति, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे पे चलिए, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बन गए, तो ये थे केरल में, ठीक है। केरल से बिलोंग करते थे या फिर केरल में पैदा हुए थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, तो ये करवाया था दंती दुर्ग ने। आगे चलिए, रामानुज किससे संबंधित थे, तो ये थे विशिष्टाद्वैतवाद से, और ये 2022 पीसीएस में पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना, ये मिलान करने के लिए पूछा हुआ था। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वैष्णव। आगे चलिए, गैंड्रोसिया का आधुनिक नाम बताना क्या है, तो यह है बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी, तो ये ओस्लो की थी। आगे चलिए, पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट के क्या कारण थे, तो ये कारण थे पारंपरिक युद्ध, ठीक है। पारंपरिक युद्ध वगैरह ये लड़ते रहते थे आपस में ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो द्वार समुद्र राजधानी थी, तो ये होयसलों की थी, और ये सब होयसल और ये हेलीपैड वगैरह आज के टाइम कर्नाटक में पड़ते हैं, ठीक है। सब कुछ लोग कहेंगे कि सब समझ नहीं आ रहा, बहुत तेज़ पढ़ा रहे हो, तो ये ऑलरेडी सब कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया है, इसी वजह से मैं थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ, क्योंकि ये द्वार समुद्र वगैरह किन की राजधानी थी, तो ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो आगे चलिए, पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट आई थी, तो ये आपस में ही झगड़ते रहते थे, यानी कि पारंपरिक युद्ध लड़ते रहते थे ये आपस में। आगे चलिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये लॉलीपॉप है ग्रुप सी डी के एग्जाम का, ये आज भी पालतू क्वेश्चन है। तो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी आया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे, बताइए कौन थे, तो ये थे गोपाल। आगे चलिए,
7वीं शताब्दी के बाद ब्राह्मणों का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो ये किया था कायस्थ ने। डिपेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, एक लंबे समय के अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे गौंडे देव ने। डिपेंड्स। गौंडे देव ने। आगे चलिए कदम्ब राजाओं की राजधानी थी तो ये थी बनवासी में। आगे चलिए निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाग या फिर तालाब खुदवाया था? तो ये खुदवाया था बागपति सेकंड ने। नेक्स्ट देखिए, पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से क्या तात्पर्य था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, विषय से नीची इकाई। ठीक है, विषय से नीची इकाई को कहते थे पतला। आगे चलिए, तो आपका हो गया ये पतला क्या है और ये विषय वगैरह क्या है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम जो पहले होता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद उसमें वार्ड वगैरह होते हैं। ठीक है, कॉलोनी वगैरह होती हैं, फिर कॉलोनियों में कुछ ब्लॉक वगैरह होते हैं। तो ये वही बात बताई जा रही है। ठीक है, ये पतला वगैरह और ये विषय जो पतला था तो ये विषय के नीचे की जो इकाई थी। ठीक है, मान लो कोई कॉलोनी है, कोई मान लो कॉलोनी है। ठीक है, मान लो जहाँ मैं रहता हूँ पानीपत में, तो वहाँ पर है सैनिक कॉलोनी। ठीक है, तो सैनिक कॉलोनी के नाम से है। तो सैनिक कॉलोनी में भी फिर कुछ ब्लॉक वगैरह बना रखे हैं। ठीक है, और फिर कोई पंचायती ब्लॉक वगैरह है तो ये सबसे नीची इकाई वगैरह होती थी। तो विषय से नीची इकाई को कहते थे पटला। ठीक है, समझ गए होगे, मतलब कॉलोनी के अंदर गांव वगैरह या फिर गांव के अंदर जो ब्लॉक वगैरह होते हैं। ठीक है, आगे चलिए, समकालीन समकालीन समाज के प्रखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। तो कौन थे? तो ये थे क्षेमेंद्र। आगे चलिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने मुंज सागर तड़ाग या फिर तालाब खुदवाया था? तो ये कई बार बता दिया है, ये हो जाएगा बागपति सेकंड ने। आगे चलिए, हिंदूशाही शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो ये राजधानी थी उदय भांडपुर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो गलत बताना है। तो देखिए, ये जयचंद गढ़वाल ये श्री हर्ष के दरबार में थे, लक्ष्मण सेन के दरबार में जयपति थे, ललिताद्वैत मुक्तापीठ तो ये क्षेमेंद्र के दरबार में नहीं थे। और देखिए, ठीक है, तो गलत बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे चलिए, पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में कौन मूल्य सब में सबसे छोटा था? तो मूल्य में सबसे छोटा कौन सा था? तो ये था बिछोपक, यानी कि जो बिछोपक था तो ये सिक्कों में सबसे छोटा था। जैसे अपने यहाँ पर एक होता है 5 का सिक्का, फिर 10 का सिक्का और एक चमन्नी भी होती थी जिसको बोलते थे 25 पैसे। तो 25 पैसा सबसे छोटा था ना। तो ये बात हो रही है कि पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में से कौन सबसे छोटा था मूल्य में? तो ये बिछोपक उस टाइम के 25 पैसे होंगे। ठीक है, 10 पैसे वगैरह भी चलते थे किसी टाइम। ठीक है, आगे चलिए, किस चंदेल राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था? तो ये था यशोवर्मन का। चीनी यात्री सिंह ने बिहार की यात्रा कब की थी? तो ये की थी 670 ईस्वी में। आगे चलिए, निम्नलिखित से एक शासक ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए थे। तो संस्कृत लिखी हुई थी चांदी के सिक्कों पर। तो ये ऐसे किसने सिक्के चलाए थे? महमूद गजनवी ने। आगे चलिए, प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तरापद किन स्थानों को जोड़ता था? तो प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग था उत्तरापद, तो ये किन किन को जोड़ता था? तो ये जोड़ता था मथुरा को तक्षशिला से। वर्ण संकर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक वर्गों का अंतिम मिश्रण। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे? तो बंजारों व्यापारियों को बंजारे कहा जाता था। आज के टाइम भी देख लो बंजारे वगैरह होते हैं तो इनको कहा जाता है खाना बदोश। मतलब 10 दिन यहाँ पर टिक गए। ठीक है, 10 दिन यहाँ पर टेंट लगा लिया, फिर 10 दिन के बाद ये कुछ सामान बेचने के लिए दूसरे गांव चले गए, यहाँ टिक गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए। ठीक है, तो इनको कहा जाता है बंजारे। और व्यापारी जो होते हैं, ठीक है, तो मध्यकाल में बंजारों को कहा जाता था व्यापारी। आगे चलिए, पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत में कृषकों के लिए सर्वाधिक प्रचलित शब्द कौन सा था? तो कृषकों को कहा जाता था कुटुम्बिन। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन भारत में किसानों को कुटुम्बिन कहते थे, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट देखिए, 49 नंबर क्या कहता है? तो देखिए क्या कहता है 49 नंबर, निम्न निम्न आवरणों पर विचार कीजिए, उसके अभिलेख, यानी कि इन चारों में से किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर थर्ड का सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में तालाकड़ और उत्तर में बांकापुर और में उसकी राजधानी थी। ठीक है, यानी कि दक्षिण में तलाकड़ और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानी थी, यानी कि इनमें से किसी एक की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 1137 में उसने
तुला पुरुष का महोत्सव किया, तो ये मतलब किसका निर्दिष्ट करते हैं, तो ये सब विष्णु बर्मन की बात हो रही है, ठीक है ना, विष्णु वर्धन की। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राज्य की नींव डाली थी, तो ये था दंती दुर्ग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो नया संवत चलाया था लक्ष्मण सेन ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, मतलब कन्नौज के ऊपर 3 राज्य हमेशा लड़ते रहते थे, तो ये थे प्रतिहार और चोल, और ये राष्ट्रकूट राज्य थे कन्नौज पर कब्जा करने के लिए, लेकिन चोल इनका हिस्सा नहीं था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, तो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, तो ये था विद्याधर। आगे चलिए, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था सेनों द्वारा। नेक्स्ट देखिए, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या था, तो जेजाक भुक्ति को प्राचीन नाम था बुंदेलखंड, या फिर ऐसे याद रख लो, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, तो ये था अमोघबस राष्ट्रकूट। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय से थी, तो ये थी जौहर प्रथा। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था, तो ये चेदी वंश से था, और हाथी गुफा अम्बिलेख वगैरह में नाम मिलता है खारवेल का, ठीक है, ये कई बार पूछा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था, तो ये किया था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट देखिए, 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के 5 अभिलेख किस राज्य से मिले हैं, तो ये मिले हैं कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, राजपूतों के नगरों और पार्षदों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा संसाधन थे। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजपूतों के नगरों और पार्षदों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ है क्योंकि वहाँ पर शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, मतलब पहाड़ियों के ऊपर प्राकृतिक इनको सुरक्षा वगैरह मिलती होगी, यानी कि जो प्राकृतिक पहाड़ वगैरह होंगे तो उनके ऊपर इनका राजपूत नगरों का और पार्षदों का निर्माण हुआ है। अब मान लो कोई पहाड़ पर रहता है, ठीक है, तो उसे मारना आसान थोड़ी होगा। अब मान लो एक सेना पहाड़ पर है और एक दूसरी समतल जगह पर है और इनकी लड़ाई हो जाए, तो पहाड़ों वालों को हराना मुश्किल ही हो जाएगा। मान लो ये पहाड़ है, एक सेना यहाँ पर है और एक यहाँ पर धरातल में है, तो जो पहाड़ों पर है इतनी जल्दी थोड़ी हार जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक सेना नीचे है और उनको पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा और वगैरह वगैरह बहुत कुछ काम करने पड़ेंगे। आगे चलिए, श्री अजयपाल संस्थापक थे, तो ये किसके थे, तो ये अजमेर के थे। आगे चलिए, परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था कनकपाल। आगे चलिए, वह कौन सा गढ़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर तुरंकट दंड लगाया था, तो ये किसने लगाया था, गोविंद चंद्र ने। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, तो ये परमार वंश का शासक नहीं था गांगेय, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो ये था तक्षशिला। पूर्व मध्यकालीन में ये शिक्षा का केंद्र नहीं था, तक्षशिला। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कथन कांड वाला है, तो चलिए देखते हैं। 800, ठीक है, 800 से 12 ईस्वी के दौरान हम बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक कृतियाँ पाते हैं जो कि अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्रों तथा छोटे राजवंशों के पारिवारिक इतिहास से संबंधित हैं, तो ये सही है। कारण क्या कहता है, इस काल में राजनीतिक शक्ति के अत्यंत केंद्रीकरण का कारण क्षेत्रीय तथा स्थानीय शासकों की प्रतिक्रिया के तत्व उभरने लगे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था, केंद्रीकरण वगैरह का तो काम ही नहीं होता था उस टाइम। तो देखिए सी क्या कहता है, ये सही है और गलत है, डिपेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है इस काल में राजनीतिक शक्ति के अत्यंत केंद्रीकरण के कारण, ठीक है, केंद्रीकरण वगैरह कुछ नहीं था, ये आपस में ही उस टाइम भी लड़ रहे थे। आगे चलिए, धंगदेव किस वंश का शासक था, तो धंगदेव किस वंश का शासक था, तो ये था जेजाक भुक्ति के चंदेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये देख लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना को ग्रहण किया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये था अमोघवर्ष। अब ये संलेखना क्या होगा, तो आप समझ लो, मतलब उपवास रखे, व्रत रखते हुए, मतलब अपना व्रत रखते हुए अपनी ज़िंदगी को त्याग देना, मतलब जब तक खाना नहीं खाना, जब तक आप मर नहीं जाते, उसको कहते हैं संलेखना विधि, ठीक है। जैन धर्म में होती है। मान लो कोई जैन धर्म अपना ले, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उसने अपने लास्ट टाइम पर
संलेखना को अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि द्वारा मतलब उपवास रखकर अपने प्राणों को त्याग देना, उसको कहते हैं संलेखना विधि। और कहाँ पर प्राण त्याग दिए थे? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ये कई बार पूछा है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए, किसकी सभा में सोवा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे? तो जयदेव थे लक्ष्मण सेन के दरबार में। सार्वभौमगुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? तो ये बनाया था राष्ट्रकूट। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश के संस्थापक था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, मूल राज। आगे चलिए, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था? तो ये थे पतियार और पाल। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है नाम। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्राह्म क्षत्रिय कहते थे? तो ऐसे कहते थे सेन। आगे चलिए, ठीक है। निरालंबा सरस्वती एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया था? तो बताइए, निरालंबा सरस्वती की एक कवि द्वारा मृत्यु पर कहा गया था, तो किसकी मृत्यु पर कहा गया था? ये राजा परमार या फिर राजा भोज परमार की मृत्यु पर कहा गया था। क्या कहा गया था? तो ये निरालंबा सरस्वती, यानी कि सरस्वती अब निराश हो गई है, ठीक है। तो ये कहा गया था जब ये राजा परमार मर गया था, तो इसकी मृत्यु के बाद कहा गया था निरालंबा सरस्वती, मतलब सरस्वती माता नाराज हो गई हैं, ठीक है। जैसे आज के टाइम की बात कर लो, मान लो कोई बंदा है, ठीक है, मान लो कोई शराबी है, मान लो कोई भी बंदा है, ठीक है, मरने के बाद ही उसकी कीमत पता लगती है कि जब वो दुनिया से चला जाता है। मान लो कोई मैं हूँ या वो या कोई और भी है, ठीक है, मान लो कोई शराबी है, तो वो दिन रात शराब पीता है, गालियाँ गलौज करता है, काम धंधा वगैरह कुछ भी करता नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस वो मर जाए ना, ठीक है, तो कॉलोनी वाले या आस पड़ोस वाले या फिर घर वाले यही कहते हैं, चल यार जैसा भी था अच्छा बंदा था, ठीक है। आस पड़ोस वाले लोग कहते हैं चल यार दारू वगैरह पीता था, जो कुछ भी काम धंधा नहीं करता था, लेकिन बोलता किसी से कुछ नहीं था, अच्छा बंदा था। मरने के बाद ही कीमत पता लगती है, ठीक है। तो जब ये मर गया था राजा भोज परमार, तो इसकी मृत्यु पर कहा गया था मतलब सरस्वती नाराज़ हो गई हैं या फिर निराश हो गई हैं। आगे चलिए, बंगाल में कैबर्ट विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये रामपाल के। आगे चलिए, किसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति में प्रगति हुई थी? तो बताइए, यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। तो किसके प्रभाव में हुई थी? तो ये हुई थी हेमचंद्र और कुमारपाल के शासनकाल में बंगाल में 12वीं शताब्दी में जैन धर्म में तीव्र प्रगति हुई थी, ऐसे याद रखो। आगे चलिए, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में कौन उज्जैनी और हिरण्य गर्भ दान करने के लिए विख्यात है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, दंती दुर्ग। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। आगे चलिए, जलकर का साक्ष्य किनके अभिलेखों से प्राप्त होता है? तो ये है गढ़वाल। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध असफ घोष था? तो निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध असफ घोष था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, मुंज परमार। आगे चलिए, निम्नलिखित परमार शासकों में से किसने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी? तो निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की थी नरबर्मन ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि शराब और खरीदने और बेचने पर बैन लगा दिया था? तो ये कुमारपाल ने, ठीक है। आगे चलिए, पूर्व पूर्व मध्यकाल में उद्रंग शब्द से क्या अभिप्राय है? तो उद्रंग शब्द यूज होता था कृषि की उपज में राज्य का हिस्सा, ठीक है, मतलब 10 बोरी हुई है, ठीक है, मान लो 100 बोरियाँ हुई हैं गेहूँ की, ठीक है, किसानों ने 100 बोरियाँ गेहूँ की उगाई, तो 100 में से मतलब 1/6 टैक्स लगता था ना, तो 60 बोरियाँ मान लो राज्य की होगी, ठीक है, मतलब 100 में से 60 बोरी होगी राजा की। तो कृषि की उपज का जो राज्य का हिस्सा होता था ना, मतलब ये 60 बोरियों पर राजा का हिस्सा होता था, तो उस हिस्से को कहते थे उद्रंग, ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्व मध्यकाल में दंड पाशविक किस तरह का अधिकारी होता था? तो ये होता था पुलिस अधिकारी। तो पूर्व मध्यकाल में दंड पाशविक कहते थे पुलिस वाले को, समझ गए होगे। आगे चलिए, थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है, अब सही है। आगे चलिए, भिन्न मितावलंबियों द्वारा मस्जिद को नष्ट किए जाने पर किसने एक मस्जिद के निर्माण के लिए अपनी कोष की बड़ी धनराशि दी थी? तो ये कई बार बता दिया है, ये दी थी जय सिंह ने। मतलब मतावलंबियों ने मस्जिद को नष्ट कर दिया था, तो मस्जिद को पुनः बनवाने के लिए
जो राजा जय सिंह था तो इसने अपनी तिजोरी से या फिर अपनी जेब से या फिर अपने घर से पैसे दिए थे, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। आगे चलिए, महमूद गजनवी के विध्वंस के बाद सोमनाथ मंदिर को पुनर्निर्माण किसने करवाया था? मतलब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था, तो उसको दोबारा से किसने उसकी मरम्मत कराई थी? तो ये कराई थी अहिल्या पाटन का कुमारपाल ने, ठीक है। आगे चलिए, अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियों अपने चेहरे को नहीं ढकती थी? तो मतलब पर्दा प्रथा की बात हो रही है, तो ये प्रतिहार राजवंश की जो स्त्रियां थी तो ये अपने चेहरे को मतलब घूंघट नहीं करती थी, यानी कि घूंघट नहीं निकालती थी या फिर पर्दा प्रथा नहीं करती थी, ठीक है। यानी कि अरब लेखक बताते हैं कि राजवंश, क्या बोल रहा हूँ, राष्ट्रकूट, ठीक है, राजवंश प्रतिहार बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। मतलब अरब लेखक बताते हैं कि जो राष्ट्रकूट की जो महिलाएं थी तो वो अपने चेहरे को ढकती नहीं थी, मतलब घूंघट वगैरह नहीं करती थी। आगे चलिए, और कई बार ये पूछ लेता है कि जो हमारे देश में ये पर्दा प्रथा कहाँ से आई है? तो ये आई थी ईरान से, ठीक है, ईरान से आई थी। आगे चलिए, देवपाल के काल में नालंदा बिहार बनवाने वाले बालपुत्र कौन थे? तो ये थे शैलेंद्र राजा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन कारण वाला है, सीधा कथन कारण वाली पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, राजा धंग ने 200 वर्षों से अधिक तक जीवित रहने के उपरांत गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ली थी, तो ये सही है, ठीक है। तो पहला सही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है राजा धंग ने मतलब 100 साल से ज़्यादा जीवित रहा था, तो और मतलब इसने गंगा और यमुना के संगम पर जल समाधि ले ली थी, ठीक है। तो ये सही है। प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, तो प्रयाग में आत्महत्या को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और उसे पुण्य कार्य समझा जाता था। मतलब प्रयाग राज में, मतलब जहाँ पर गंगा और यमुना का संगम होता है, ठीक है, तो प्रयागराज में मतलब कोई भी आत्महत्या वगैरह करेगा या फिर करेगा तो उस टाइम उसको पुण्य का काम समझा जाता था, यानी कि वो स्वर्ग में जाता था। तो ऑप्शन नंबर ये है, यानी कि ये यार दोनों सही है और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, ठीक है। आगे चलिए, विक्रमशिला, तो विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। आगे चलिए, गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने कन्नौज को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था? तो ये बनाया था विजय चंद्र ने। पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाले मंडपिका शब्द, तो मंडपिका शब्द चुंगी कर होता था, ठीक है। अब ये मत पूछना कि चुंगी क्या होती है, ठीक है। चुंगी कर होता था तो उसको कहते थे मंडपिका। आगे चलिए, किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये परमार भोज को कहा गया है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, बस 2-3 मिनट और रुक जाओ। 94 पर पहुंच गए, टोटल क्वेश्चन है 99, तो लगभग 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं। आगे चलिए, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को पराजित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट राजा था? तो बताइए किसने हराया था इसको, ठीक है। तो बताइए किसी को पता, और यहाँ पर लगा है स्टार। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको हराया था कृष्ण तृतीय ने, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगली वीडियो में बता दूंगा इसको, ठीक है, गूगल करके, या फिर आप कर सकते हो तो आप कर लेना। अदरवाइज़ मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं गूगल करके कंफर्म बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज़ आप भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति अग्निकुंड द्वारा हुई थी, तो ये सब बकवास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व पूर्व मध्यकालीन भारत में देसी हट क्या था? तो देसी हट था मतलब दास बाजार को देसी हट कहते थे, मतलब जहाँ पर गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था तो उसको कहा जाता था देसी हट। आगे चलिए, अरब यात्री सुलेमान ने किस भारतीय शासक की नौसैनिक शक्ति और राज्य की व्याख्या की है? राज्य की व्यापकता, शांति और व्यवस्था की प्रशंसा की है। तो सिंपल वे में समझो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछने की कोशिश कर रहा है, जो अरब यात्री सुलेमान था तो वो किस भारतीय राज्य में, मतलब किस भारतीय शासक के राज्य में घूमने के लिए आया था? तो ये आया था मिहिर भोज के काल में, और इसी भारतीय शासक की इसने शक्ति क्या और इसके राज्य का प्रशंसा की है, ठीक है। सिंपल वे में समझो। आगे चलिए, 98 नंबर देखिए, नव शासक, ठीक है, नव शासक निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये सिंधु राज्य के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए, नंदी, ठीक है, तो नंदी
यहाँ पर मिलान करना। तो चलिए देखिए, नंदी तो शिव का सांड होता है, ये तो सबको पता होगा। कल्प वृक्ष क्या होता है, तो ये होता है स्वर्ग का वृक्ष। ऐरावत तो ये तो लॉलीपॉप है, कई बार पूछा है डिमांड। तो ये पवित्र ऐरावत क्या होता था, तो ये होता था दिव्य सफ़ेद हाथी। और ये कामधेनु तो गाय को कहते हैं कामधेनु डिमांड। तो ये हो जाएगा 3 4 1 2 है कहीं, तो ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है 3 4 1 2 डिमांड। नंदी तो ये भोलेनाथ का सवारी। कल्प वृक्ष तो ये हो जाएगा स्वर्ग का वृक्ष। ऐरावत तो ये सफ़ेद हाथी को कहते थे ऐरावत। और कामधेनु गाय तो ये तो सबको पता होगा डिमांड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी आज की वीडियो। लगभग हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। मॉडर्न क्या बोल रहा हूँ मैं, एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है डिमांड। जो लास्ट पार्ट है इसमें मतलब हम पूरे के पूरा मतलब पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की विविधता यानी कि पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की मिसलेनियस देखेंगे डिमांड। बाई चांस आपका होगी एक आधा क्वेश्चन सर ये भी ऐड होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ या फिर एग्जाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपसे छूट गया है। तो लगभग 250 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं किसमें, मिसलेनियस में, यानी कि पूरी एंसेंट हिस्ट्री की मिसलेनियस कराऊंगा। ये देखिए पार्ट नंबर 16 और ये पार्ट है लास्ट डिमांड। ये देख लीजिए 250 क्वेश्चन है इसमें लगभग पूरी पीडीएफ में। तो यहाँ से कराने के बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री रह जाएगी, यानी कि प्राचीन भारत की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये देख लीजिए लगभग 214 क्वेश्चन है डिमांड। 214 क्वेश्चन है मिसलेनियस में। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर देंगे और 214 के बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा मध्यकालीन भारत, जो कि मैं ऑलरेडी सब कुछ करा चुका हूँ मध्यकालीन भारत। और इसकी 7-8 घंटे की मास्टर वीडियो भी बना के आपको दे दी गई है पूरी की। तो प्राचीन भारत भी हमारा 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और इसकी भी वीडियो लगभग मास्टर वीडियो बना दूंगा, 13-14 घंटे की बनेगी। बस ये मिसलेनियस एक बार कंप्लीट हो जाए, इस मिसलेनियस को भी उसी वीडियो में लगा दूंगा। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।